गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो क्लास है वो हम एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे। जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था, सारे स्टेप हमने किए थे, तो उसी को हम आगे चला रहे हैं। अभी तक हमने क्या किया है कि हमारा जो भी हमारा खाना था, हमारा फूड था, उस फूड का हमने डाइजेशन कर लिया है। डाइजेशन का मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, कार्बोहाइड्रेट थी, फैट थी, विटामिन सी, मिनरल्स थी, न्यूक्लिक एसिड थी, ये जो हमारे डाइट के अंदर थे उसको हमने एक सिंपल फॉर्म में बदल दिया है, डिफ्यूजन फॉर्म में बदल दिया है। अब बॉडी उसको कैसे गेन करेगी, बॉडी उसको कैसे एक्सेप्ट करेगी, उनका हम जो स्टडी है वो हम एब्जॉर्प्शन में करेंगे। एब्जॉर्प्शन को कहा जाता है हिंदी के अंदर अवशोषण। अब ये अवशोषण किस ढंग से होगा उसकी चर्चा अपने को आज करनी है। तो देखिए, अवशोषण को समझने से पहले हम वापस एक छोटा सा एक डायग्राम बना देते हैं। जैसे कि देखिए, ये तो हमारी जो इंटेस्टाइन थी, ये हमारा जो स्टमक था, और उसके बाद ये जो पूरा हमारी क्या थी, इंटेस्टाइन है। ये इस प्रकार से, ठीक है, ये इंटेस्टाइन है। अब ये इंटेस्टाइन है, हमारा जो डाइजेशन है, हमारा डाइजेशन हो चुका है, और वो डाइजेशन की जो होने के बाद में इसके क्या है, छोटे छोटे जो सिंपल फॉर्म है वो ये कन्वर्ट हो गई है। देखिए, ये हमारा फूड है, अब ये सिंपल फॉर्म है वो कन्वर्ट हो गई है। अब ये जो फूड है, जो डाइजेस्टेड फूड है, उस डाइजेस्टेड फूड को क्या करना पड़ेगा, ये डाइजेस्टेड फूड किसके द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा, तो ये हमारी ये आंत है, ये जो इंटेस्टाइन है वो इसको एक्सेप्ट करेगी, और एक्सेप्ट करे करके इसको कहां भेजेगी, ब्लड के अंदर भेजेगी। तो ये सिस्टम होता है, ब्लड के अंदर जाएगा। अब कैसे जाता है तो उसको जरा देखते हैं थोड़ा सा। ये जो इंटेस्टाइन का पार्ट है, यदि हम इसको जूम करके देखें, इतने भाग को यदि इंटेस्टाइन को देखें तो किस प्रकार की है ये इंटेस्टाइन, हमारे ऐसी है, इस ढंग से। ये देखिए, इस प्रकार से हमारी इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो अब ये जो हमारा यहाँ पर हमारा ये डाइजेस्ट फूड है, ये रहा डाइजेस्ट फूड। ये अब ये किस प्रकार से हमारे ब्लड के अंदर आता है उसकी स्टडी आज अपने को करनी है। अब देखिए, इसका जो आना है, इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है, ये भाई इधर जो आएगा, यहां से ये फूड, ये डाइजेस्ट, ये जो अपने इंटेस्टाइन की जो वॉल है, उस वॉल से होता हुआ इधर ब्लड की तरफ आएगा। तो उसका जो टाइप है, उसका जो एब्जॉर्प्शन का जो मेथड है, वो दो टाइप का होता है, उसको समझिए। अब दो टाइप के मेथड कौन से हैं, तो पहली जो मेथड है उसको कहा जाता है इनएक्टिव ट्रांसपोर्ट। इनएक्टिव ट्रांसपोर्ट, निष्क्रिय अवशोषण, इनएक्टिव एब्जॉर्प्शन, निष्क्रिय अवशोषण ये कहा जाएगा, ठीक है। अब देखिए, निष्क्रिय अवशोषण यानी इनएक्टिव, नाम से मालूम पड़ रहा है कि इसके अंदर किसी भी प्रकार की एनर्जी रिक्वायर नहीं होगी। एनर्जी है वो उसके अंदर, किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी है वो रिक्वायर नहीं होगी। तो भाई एनर्जी रिक्वायर नहीं होगी तो ये किसके द्वारा होगा, तो ये होगा डिफ्यूजन के द्वारा, विसरण के द्वारा। ये किस मेथड के द्वारा होगा, डिफ्यूजन के द्वारा। डिफ्यूजन होता क्या है, डिफ्यूजन का मतलब है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेट की तरफ जाते हैं। जो मोमेंट होता है हाई कंसंट्रेट टू लो कंसंट्रेट की तरफ जो मोमेंट होता है, तो इस प्रकार का जो मोमेंट होता है, उस मोमेंट को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन मेथड है वो कहते हैं। अब हमारे दिमाग में सवाल आता है कि भाई ये ऐसा कौन करेगा ऐसा, तो ये करेंगे हमारे फैटी एसिड। जो हमारे बॉडी के अंदर जो फैटी एसिड है, यानी वसा एसिड है, वसा अम्ल है, फैटी एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, तो उनका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो इनएक्टिव प्रोसेस के द्वारा होगा। इनएक्टिव प्रोसेस मतलब पहली मेथड तो होगी इनएक्टिव प्रोसेस के द्वारा। एक बात ध्यान रखिए, वाटर का
जो एब्जॉर्प्शन होता है वो ऑस्मोटिक मेथड के द्वारा होगा, यानी परासरण विधि के द्वारा होगा। तो ये तो हुआ इनएक्टिव की बात की हमने। अब जरा एक्टिव एक दूसरी मेथड की बात करता हूं, या मैंने लिख दिया इनएक्टिव, तो दूसरी मेथड कौन सी है? तो दूसरी मेथड है हमारे एक्टिव एब्जॉर्प्शन, यानी सक्रिय अवशोषण। अब जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन है तो इसके अंदर क्या होगा, नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर क्या होगी, एनर्जी रिक्वायर होगी, यानी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, एनर्जी रिक्वायर होगी। एनर्जी किस फॉर्म में खत्म होगी, किस फॉर्म में यूज की जाएगी? एटीपी के रूप में हम इसको उपयोग करेंगे। एटीपी है वो कंज्यूम हो जाएगा एडीपी में। कौन करेगा ऐसा, किसके के लिए होगा? तो ये जो ऐसा जो होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है वो किसके लिए होता है भाई? तो ये होता है हमारे ग्लूकोज करेगा, अपना अमीनो एसिड करेगा, ये और अमीनो एसिड का होगा करेगा कौन? तो ये करेगा हमारा सोडियम आयन, इसके द्वारा होगा, ठीक है, सोडियम आयन। तो मेथड को हम इस सोडियम आयन कहते हैं। और ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे कि हाँ उसको तो कहा जा गया था डिफ्यूजन मेथड कहा गया था, और इसको जो एक्टिव ट्रांसफर को हम जो नाम देंगे कॉन्ट्रैक्शन ग्रेडियंट मेथड, क्या नाम होगा? यहाँ तो डिफ्यूजन था और यहाँ पर एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा कॉन्ट्रैक्शन ग्रेडियंट मेथड के द्वारा। पढ़ेंगे क्या है, तो यानी हिंदी में इसको कहते हैं सांद्रता प्रवणता के विपरीत प्रक्रिया है वो होगी। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है वो हम इसके द्वारा करेंगे, मतलब ये हमारे यहाँ पर इधर से हमारा जो डाइजेस्ट फूड है उसको लेने के दो मेथड है, या तो निष्क्रिय अवशोषण करिए या सक्रिय करिए। जो इनएक्टिव को डीपी एनर्जी रिक्वायरमेंट में नहीं होती, डिफ्यूजन के द्वारा होता है, हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन होता है, फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल करते हैं। जबकि जो सक्रिय अवशोषण है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन है, एनर्जी रिक्वायर होगी, एटीपी के रूप में एनर्जी कंज्यूम होगी और ग्लूकोज और अमीनो एसिड के द्वारा इस प्रकार का मेथड यूज किया जाएगा। कौन करेगा? सोडियम आयन की हेल्प से करते हैं। अब जरा वापस इधर दृष्टि डालिए आपकी। अब देखिए ये तो हमने बात लिख चुके हैं हम। अब क्या होता है कि मैंने कहा कि ये इस प्रकार का सिस्टम है, तो जरा आगे देखते हैं। अब ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया में अब देखिए ये जो बात कही कि भाई ये हमारा ऐसा सिस्टम है और इस ढंग से होता है। इससे पहले मैं थोड़ी सी कुछ बातें और बता देता हूं कि एब्जॉर्प्शन साइड क्या क्या कर देंगे, फिर हम थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एब्जॉर्प्शन साइड में देखिए, अब हमने कहा कि अवशोषण होता है, तो पहले वो भी मालूम करते थे कि भाई अवशोषण कहां कहां होता है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए जब बात करते हैं बक्कल कैविटी की, मुख गुहा की, बक्कल कैविटी, मुख गुहा, बक्कल कैविटी की चर्चा करें, मुख गुहा की, तो इसमें किसी भी प्रकार का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, किसी प्रकार का अवशोषण नहीं होता, ठीक है। इसी प्रकार से हम बात करें ईसोफेगस की, यानी गर्सिका की बात करें, तो इसमें भी किसी भी प्रकार के ये जो खाना आ रहा है डाइजेस्ट, इसमें यहाँ कोई अवशोषण नहीं होता है, किसी प्रकार का अवशोषण नहीं होता है, ये बात भी ध्यान रखनी है। हाँ, एक बात ध्यान रखिए, बक्कल कैविटी के अंदर क्या होता है, कुछ ऐसी लाइट मेडिसिन होती है, लाइट मेडिसिन का जो एब्जॉर्प्शन है वो बक्कल कैविटी करती है। कुछ ऐसी गोलियां होती है जिसको हम कहते हैं चूसने वाली गोलियां, तो उसका एब्जॉर्प्शन यहाँ पर भी हो जाता है। तो ये लाइट मेडिसिन है वो बक्कल कैविटी के अंदर होती है। स्टोमक में किसका होता है? तो देखिए स्टोमक के अंदर जो सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन होता है ना, वो किसका आता है? आपके अल्कोहल का। अल्कोहल जो है एब्जॉर्प्शन है वो अल्कोहल के अंदर यहां पर होता है, ठीक है। अल्कोहल के अंदर यहां पर स्टोमक की बात करें तो यहां पर अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होता है। फिर अल्कोहल के बाद में क्या जाती है? इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। तो इंटेस्टाइन के अंदर भाई जितना भी आपने खाना खाया है उन सब का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, यानी हम बात करें ऑल मटेरियल जितना भी खाया है उस सब का अवशोषण यहां पर हो जाएगा।
ऑल मटेरियल हो जाता है। लेकिन एक बात और, इंटेस्टाइन के अंदर जो इलियम पार्ट है वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन करता है, ध्यान रखना चाहिए। एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा इलियम में होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, वो भी डिस्कस करेंगे। इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो देखिए भाई, लार्ज इंटेस्टाइन में भी क्या होता है, यहां पर जो है ना, यहां पर हमारे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ये वाटर, पानी का अवशोषण होता है, ड्रग्स का होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये भी एक साइट है, एब्जॉर्प्शन साइट कौन सी क्या क्या करती है, तो ये ध्यान रखनी है आपको। इसके बाद बात करते हैं कि जैसे हमने कहा कि ये हमारी इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, देखिए इंटेस्टाइन, और आपको ये सोच रहे होंगे कि सर ये क्या चीज है भाई, ये तो यही जो बहुत खास चीज है इंटेस्टाइन के अंदर है, ये पाई जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन, और इन सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, इलियम में पाई जाती है। तो होती क्या है ये इलियम, देखिए इलियम में क्या चीज होती है, तो इलियम के अंदर, यहाँ पे आइए, इलियम के अंदर क्या होती है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। देखिए ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बहुत सारे, मैंने इसको एक को जूम किया है, इस कैरेक्टर को मैंने जैसे जूम कर लेता हूं और यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जूम किया है तो देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं बहुत सारे ये, और यहाँ पर अपन मानिए कि यहाँ पर वो सारा जो मटेरियल है, जो डाइजेस्ट मटेरियल इस बॉडी के, इसके चारों तरफ है, ये जैसे ये वाला पोर्शन, ये वाला जो एरिया है ना, ये यहाँ पर, ये सारा डाइजेस्ट फूड, इसके आसपास ये सारा डाइजेस्ट है जो सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो चुका है। अब बात करते हैं कि जो ये इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, देखिए, और ये बहुत सारे होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, विलाई कहा जाता है, विलाई, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे विलाई को कहा जाता है। और उस विलाई पर देखिए, उस विलाई पर क्या होते हैं, छोटे छोटे और भी होते हैं, इसको क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई कहते हैं। मैंने तो दो ही बना रखे, ये पूरे भाग पे होते हैं, यहाँ पर पूरे पूरे ये माइक्रोविलाई होते हैं, ठीक है। अब उस आर्टरीज के अंदर ये देखिए, ये जो इस पोर्शन के अंदर क्या होती है, आर्टरी जाती है, ये आर्टरी जा रही है, और ये आर्टरीज क्या लेके आएगी, ब्लड लेके आएगी। यहाँ देखिए ब्लड आएगा, यहाँ पर ब्लड आएगा, और ब्लड से यहाँ आर्टरीज है, ये ब्लड लेकर के इसको सप्लाई कर रही है, ठीक है। अब और ये वापस ये ब्लड लेके आ रही है, और ये वेन है जो ब्लड लेकर के जा रही है, ये आर्टरियोल्स है, ये आर्टरियोल्स है, और ये वापस ये वेन के रूप में यहाँ से ये ब्लड है वो जा रहा है। तो यहाँ से जो भी यहाँ पर डाइजेस्ट फूड है, तो ये क्या होगा, यहाँ से माइक्रोविलाई में आएगा, माइक्रोविलाई से विलाई में आएगा, और विलाई से क्या होगा, वापस है वो ब्लड के द्वारा बॉडी में जाएगा। ऐसे इसी प्रकार से एक लिम्फ आर्टरी होती है, और लिम्फ आर्टरी में क्या होती है, देखिए लिम्फ आर्टरी है, हाँ। तो एक बात और ध्यान रखिए, ये जो मैंने कहा कि यहाँ से ब्लड आएगा और ब्लड के द्वारा ये वापस इधर से यहाँ से होकर के वेन के द्वारा चला जाएगा। तो ब्लड है वो किसका ट्रांसफर, ब्लड किसका एब्जॉर्प्शन करेगा, तो ब्लड करेगा हमारी ग्लूकोज का करेगा, फ्रुक्टोज का करेगा, एमिनो एसिड का करेगा। तो ये जो सिस्टम है ब्लड के द्वारा, जो आर्टरीज होगी, जैसे ब्लड है तो ब्लड किसका करेगा, तो ब्लड की बात करें कि ब्लड किसका एब्जॉर्प्शन करता है, किन किन चीजों का करेगा, तो मैं कहूँ कि भाई ग्लूकोज करेगा, ग्लूकोज का कर देगा, फ्रुक्टोज का कर देगा, फ्रुक्टोज का कर देगा, एमिनो एसिड का कर देगा। तो इन चीजों का ये क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन है वो करता है। इसी प्रकार से देखिए एक आर्टरी होती है, लिम्फ आर्टरी होती है, ये लिम्फ आर्टरी, और लिम्फ आर्टरी क्या बनाती है, लैक्टियल डक्ट बनाती है। ये किसका एब्जॉर्प्शन करेगी, तो ये जो एब्जॉर्प्शन करती है वो करेगी फैटी एसिड्स का, फैट का। ये हमारे बॉडी में किसका करेगी, फैट का करेगी। तो ये इस प्रकार से ये सिस्टम इस टाइप से लगा हुआ होता है पूरी बॉडी के अंदर। अब हम इसी को आगे बढ़ाते हैं कि ये भाई इसका एब्जॉर्प्शन करती है और इस प्रकार से होती है। अब किस ढंग से बात होती है आगे उसको करते हैं। अब जो हमारे जो है, हमारी जो बात आ रही है कि भाई अपना, अब हमारा पॉइंट है कि जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो देखिए भाई ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करने में के अंदर क्या होता है, जैसे ये इसी को थोड़ा कट करके यहाँ पर मोड़ दिया गया है। अब ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन किस प्रकार से होता है उसको समझिए। ये देखिए ये इंटेस्टाइन एपिथेलियम है और ये इंटेस्टाइन कैविटी है, ठीक है। ये पूरी हमारी जो अपनी कैविटी है, ये वाली कैविटी भाग है, ठीक है। ये हमारा ये वाला भाग आ गया और ये है।
अब क्या होता है, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करना है, तो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करने में क्या होता है कि सोडियम हेल्प करता है, इस क्रिया में सोडियम हेल्प करता है, सोडियम हेल्प करता है। और ये क्या है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। इसके अंदर क्या होगा, एक्टिव एब्जॉर्प्शन है, तो आपको बताया कि इसके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले आप देखिए अपने जो ग्लूकोज है उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, तो इंटेस्टाइन एपिथेलियम है, उससे क्या होता है कि सोडियम आयन होता है, सोडियम आयन होता है, वो सोडियम आयन क्या आ जाता है, इंटेस्टाइन कैविटी में आ जाता है, इंटेस्टाइन कैविटी में आ जाता है। ठीक है, ये इंटेस्टाइन कैविटी में आ गया, इंटेस्टाइन कैविटी में आ चुका है सोडियम आयन। अब देखिए यहाँ पर ये जो सारी चीजें हैं, अब यहाँ पर प्रोटीन है, एमिनो एसिड है, ग्लूकोज है, ये सारी चीजें यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, यहाँ देखिए ये जैसे ये सोडियम है, ये यहाँ पर आ गया है, ये अब सोडियम यहाँ पर आ चुका है। तो अब क्या होगा, अंदर की तरफ यहाँ पर क्या होगा भाई, सोडियम की सारे सोडियम बाहर आ जाएगा, तो अंदर यहाँ पर सोडियम आयन की क्या होगी, कमी हो जाएगी। ये देखिए इस रीजन में क्या होगी, कमी होगी और बाहर क्या हो जाएगा, सोडियम है वो ज्यादा हो जाएगा। तो हमारा तो रूल है, हमारा ये रूल है डिफ्यूजन मेथड में मोमेंट होती है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो अब यहाँ पर सोडियम का क्या होगा, कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा हो गया, यहाँ कम हो गया, तो मोमेंट ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब एक बात है, अब सोडियम को अंदर जाना है, लेकिन यहां पर एक शर्त लग जाती है कि भाई जो सोडियम तो अकेले आया था लेकिन अकेले जा नहीं सकता, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इस सोडियम को अंदर जाने के लिए, इंटेस्टाइन एपिथेलियम जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होगी। देखिए मैंने इसको ग्रीन में बता रखा है, एक कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होगी। तो कैरियर प्रोटीन पे वो बैठेगा, लेकिन साथ में उसकी एक और शर्त है कि अकेला नहीं जाऊंगा, साथ में एक और को बिठा के जाऊंगा। तो वो क्या हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है या अमीनो अम्ल हो सकता है। तो देखिए ये वाला जो भाग है, ब्लू ब्लू भाग है, ये हमारा क्या है, ये अपना आ गया कैरियर प्रोटीन। इस पर क्या सवार हो गया, कौन बैठ गया, ये देखिए ये जो रेड पार्टिकल्स है वो क्या आगे, सोडियम के आगे सोडियम भी बैठ गया, गाड़ी जा रही है, सोडियम भी बैठ गया, और पीछे देखिए ग्लूकोज बैठ गया, अमीनो अम्ल बैठ सकता है। अब ये सब सीट बन चुकी है, पूरी इसकी गाड़ी फिल हो गई है, फिर ये देखिए मूवमेंट होगा, ये शर्त है। अब ये आ गया, अंदर आ गया, ग्लूकोज को यहाँ पर उतार दिया, यहाँ पर उतार दिया, और सोडियम वापस अपनी क्रिया करने लग गया। और ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज वापस कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इस ढंग से तो ये पूरा ग्लूकोज है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब रहा दूसरा कि फैटी एसिड कैसे होता है। फैटी एसिड मैंने बताया कि लैक्टिक सेल्स, ये लैक्टिक डक्ट काम करती है, लेकिन होती कैसे हैं। तो देखिए ये जो सारा इधर वाला रीजन क्या है, कायम भाग कहा जाएगा भाई, ये तो ये अपने जो पीला ही है, तो ये सारा कायम है ना, कायम, ठीक है, यानी इंटेस्टाइनल कैविटी वाला जो पूरा भाग है उसमें क्या भरा हुआ है, कायम भरा हुआ है, कायम। अब उस कायम के अंदर क्या होते हैं, उस कायम के अंदर क्या होता है, फैटी एसिड या फैट को लेना है, लेकिन उस कायम के अंदर और साथ साथ में क्या होते हैं, बाइल पाए जाते हैं, पित्त पाए जाते हैं, बाइल पाए जाते हैं। तो देखिए ये क्या करते हैं, जैसे कि ये फैटी एसिड है, ठीक है, ये फैटी एसिड है, और उस फैटी एसिड को, उस वसा अम्ल को चारों तरफ से कौन घेर लेते हैं, ये देखिए इसको कौन घेर लेते हैं, ये बाइल घेर लेते हैं, पित्त घेर लेते हैं। और देखिए इस प्रकार का एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बन जाता है, ये इसको घेर लिया, और देखिए ये घेर लिया, ये पित्त है, बाइल है, बाइल, ये इसका पोलर रीजन है, ये नॉन पोलर रीजन है, ये फैटी एसिड है, ये फैटी एसिड है, और ये पोलर रीजन है पीआर, और ये नॉन पोलर रीजन है एनपीआर, और ये टोटल है क्या, ये बाइल है। तो इस ढंग से इसको घेर देते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर्स बनता है ना, इसको हम नाम देते हैं मिसेलिस, या मिसेल्स भी कहते हैं, मिसेलिस कहा जाता है। तो ये मिसेल्स बन जाते हैं। अब ये जो मिसेल्स क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, देखिए ये मिसेल्स यहाँ आगे यहाँ बन रहे हैं। अब इसको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, माइक्रोविलाई एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जो माइक्रोविलाई एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये मिसेल्स के अंदर क्या होगा, ओनली फैटी एसिड ही इसके अंदर एंट्री पाएगा, बाकी जितने भी बाइल है वो सारे बाहर रह जाएंगे। और ये फैटी एसिड जो आ गया, ये देखिए ये है आई का मतलब इंटेस्टाइन एपिथेलियम, इंटेस्टाइन एपिथेलियम में आ गया बाइल। तो ये बाइल अब किसके द्वारा
एग्जॉस्ट मिलेगा, किसके द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, अंतर्प्रदिगल जालिका में आ जाएगा। और एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम में आ गया, और एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम में आने के बाद ये किस में ट्रांसफर हो गया, काइलो माइक्रोन में बदल चुका है, और काइलो माइक्रोन में बदलने के बाद में एक्सोसाइटिस हो गया, ये मतलब बाहर निकल गया, और लिपोप्रोटीन में चेंज हो गया। और लिपोप्रोटीन के बाद ये देखिए ये सारा सिस्टम यहाँ हुआ, लिपोप्रोटीन के बाद ये किस में आ गया, लैक्टियल डक्ट में आ गया, और लैक्टियल डक्ट के बाद ये सीधा किस में मिल गया, ब्लड में मिल गया। तो इस ढंग से जो ये ब्लड के अंदर की सारा जो सिस्टम होता है वो तो यहाँ पर हो जाता है कि ब्लड के अंदर इस तरह से ये होता है। तो ये तो है सारा एब्जॉर्प्शन की चर्चा। अब नेक्स्ट जो आता है एब्जॉर्प्शन के बाद जो आता है उसकी चर्चा करते हैं। ये कंप्लीट हो गया है हमारा एब्जॉर्प्शन। उसके बाद जो आता है वो आता है एसिमिलेशन। अब देखिए एसिमिलेशन क्या होता है। एसिमिलेशन हिंदी में इसका नाम है स्वांगीकरण। अब देखो एसिमिलेशन समझते हैं, एसिमिलेशन का अर्थ है एनर्जी प्रोडक्शन, ऊर्जा का उत्पादन, एनर्जी प्रोडक्शन, उसको कहते हैं एसिमिलेशन। और भाई वो एनर्जी किस में होती है, बॉडी की एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी में होती है। इसको एटीपी को इसलिए कहा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यूनिवर्सल करेंसी कहा जाता है, इसको एटीपी है वो होती है। अब कैसे एनर्जी पैदा होगी, कैसे क्या होगा, तो हम जानते हैं। देखिए हम सबसे पहले देखते हैं जैसे कि एसिमिलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का एसिमिलेशन देखे कार्बोहाइड्रेट का, तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर हम जानते हैं कि भाई जो भी हमने कार्बोहाइड्रेट लिया था, जैसे हमने स्टार्च लिया था, और वो स्टार्च वापस डाइजेस्ट होकर के किस में कन्वर्ट हो गया है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुका है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, और ग्लूकोज है, और ग्लूकोज वापस क्या जाता है। अब देखिए एक बात और, हमारे बॉडी के अंदर हिपेटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम का मतलब है कि यहां से जो भी आप डाइजेस्ट कर रहे हो, सब ले रहे हो, वो सारा का सारा आखिर कहां जाएगा, लीवर में जाएगा, लीवर में जाएगा, और लीवर से फिर हार्ट में जाएगा। तो ये क्या होगा, ग्लूकोज तो आ गया है, और ग्लूकोज फिर ग्लूकोज है, ग्लूकोज का स्टोरेज कहाँ होगा, लीवर में होगा, जितना काम आने वाला है। अब ग्लूकोज में हम जानते हैं ग्लूकोज से एनर्जी प्रोडक्शन होती है, हम जानते हैं एक मॉलिक्यूल कितने एटीपी देता है, 38 एटीपी देता है। और एक्स्ट्रा अगर ग्लूकोज लीवर में ये सारा होगा, जो भी ग्लूकोज है वो लीवर में ही रहेगा, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीवर में, अपने ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर तो कार्बोहाइड्रेट का तो ये हाल हो जाएगा कि स्टार्च ग्लूकोज में हो जाएगा, ग्लूकोज हमें एनर्जी देगा, और ये सारा सिस्टम कहाँ पर होगा, लीवर के अंदर होगा। बात करते हैं स्टार्च की होगी, प्रोटीन की चर्चा करते हैं। तो देखिए प्रोटीन का एसिमिलेशन भी हमारे हो चुका है। प्रोटीन के अंदर क्या होता है, प्रोटीन किस फॉर्म में टूट चुका है, एमिनो एसिड के रूप में टूट चुका है, एमिनो एसिड के रूप में टूट चुका है। एमिनो एसिड बॉडी में जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो कंप्लीट कर देता है, कुछ विटामिन्स बनाने में भी सहयोग कर देते हैं, विटामिन्स बनाने में भी सहयोग कर देते हैं। और ये एमिनो एसिड का क्या होता है, एमिनो एसिड का डीएमिनेशन हो जाएगा, डीएमिनेशन हो जाएगा एमिनो एसिड का। और जो एमिनो एसिड का जो डीएमिनेशन होगा, एमिनो एसिड का जब डीएमिनेशन होगा तब ये क्या बना देगा, यूरिया बना देगा, यूरिया बना देगा, ठीक है। अब नहीं अमोनिया बना देगा, और अमोनिया से फिर ऑक्सीजन साइकिल चलेगा, यूरिया बना देगा, वहां से बात चला जाएगा। फिर इसी प्रकार से फैट की बात करें, फैट का डिपोजिशन हो जाता है, तो फैट का भी डिपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। और ये फैटी एसिड वगैरह सारे हम जानते हैं, फैटी एसिड है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं फैट में। और ये भी जो बॉडी के अंदर जो एनर्जी प्रोडक्शन करता ही है, फैट भी हमारे लिए एनर्जी प्रोडक्शन करता है, और विटामिन का भी करता है, विटामिन में भी भाग लेगा, विटामिन में भी बनाएगा। और एक जो फैट का जो डिपोजिशन होता है, तो वो हमारे क्या होता है, जो स्किन के नीचे होता है, त्वचा के नीचे होता है, डिपोज लेयर बनती है स्किन के नीचे, तो वहां पर ये होता है। तो इस प्रकार से ये एसिमिलेशन हो जाता है। और फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट होता है डिफिकेशन, यानी जो सारा का सारा अवशोषित होने के पश्चात जो बिल्कुल डाइजेस्ट हो जाता है, सारा माल मटेरियल अंदर ले लिया जाता है, उसके बाद जो बचता है वो सारा जो
भाग है वो कहाँ चला जाता है, मल में मतलब रेक्टम में चला जाता है, और रेक्टम के बाद में वो मल के रूप में शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो ये पूरा सिस्टम था हमारे डाइजेशन सिस्टम के बारे में। ठीक है, थैंक यू।